हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आज के समय में आपको चैलेंजेस को पहचानना तो पड़ेगा ही कि प्रीलिम्स आज की डेट में जो टफेस्ट मैं कहूँगा कि इसका फेज है वो प्रीलिम्स है। आज की डेट में यूपीएससी की दुनिया में क्या किस तरीके से पिछले 5 साल में 7 साल में किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो सारथी प्रोग्राम है इसमें दर्पण भी होगा। दर्पण का ये मतलब है कि आपको आईना दिखाया जाएगा। तो अब आईना हमेशा सुंदर थोड़ी ना, पॉजिटिव सेंस में है ना सर, ये पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन जो मार्क्स आते हैं सर, जब बच्चा प्रीलिम्स के या मेंस के जो रजत की टीम कंडक्ट करवाएगी नहीं है, तो कई बार ये आपको डिमोटिवेट कर देता है। तो फिर वो जो दर्पण दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में कैसे जाएगा, ये हम लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि भाई ये मेंटोर आपको सिर्फ गाइड नहीं करेगा, असेसमेंट करेगा, कराएगा, आपको एहसास दिलाएगा कि इसको इम्प्रोवाइज करके फिर से इसका असेसमेंट करना है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है दर्पण। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी IQ। मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, हम सभी के पसंदीदा अमृत उपाध्याय सर। अमृत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारी मेंटोर टीम के हेड रजत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। इस वीडियो का संदर्भ ये है कि अभी हाल फिलहाल में हमारी पूरी टीम ने एक वीडियो किया था जिसको आपने लीड किया था, जिसमें मेंटोरशिप के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न जो सभी का है और मेरा भी है, क्या ये वही मेंटोरशिप है जो 1 या 2 साल से स्टडी IQ में करी जा रही है, कुछ नया है, कुछ अलग है? तो मेंटोरशिप शुरू से हम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1-to-1 मेंटोरशिप भी कर रहे हैं और ग्रुप मेंटोरशिप भी कर रहे हैं। वो हमारे कोर्स का पार्ट रहा है और बहुत ही मजबूत हिस्सा है वो हमारे कोर्स का। लेकिन ये मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है, सारथी नाम से जो आया है, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये अपने आप में एक कोर्स है और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो भी पहले कभी तैयारी कर चुका है या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा है और उसको ज़रूरत है कि उसके आंसर इवेल्युएट कराया जाए, उसका अपना असेसमेंट क्या है, उससे अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बीच में। तो हम इस पूरे प्रोग्राम को करीब 150 टेस्ट्स के ज़रिए कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें उन मेंटोर्स के ज़रिए जो खुद इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, उनके ज़रिए हम इस पूरे कोर्स को रन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम, ध्यान रखना है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये P2I वाला ही मेंटोरशिप है क्या। ये P2I वाला मेंटोरशिप नहीं है, ये एक अलग कोर्स है और पहली बार स्टडी IQ ने इसे लॉन्च किया है। सर, इसमें और भी डिटेल में जाएंगे, बहुत विस्तार से इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई में कैसे थे? एवरेज। और फिर उस पर आपकी कोई पिटाई विटाई होती थी? पिटाई तो कभी नहीं होती थी। सेल्फ असेसमेंट काफ़ी मजबूत था, नंबर्स आते थे, 70% तो आते थे। उसका रीज़न ये है कि मैं इसको मेंटोर्स और मेंटोरशिप से थोड़ा जोड़ता हूँ कि अगर आप मेंटोरशिप की बात करें ना, ज़िंदगी में हम सभी के जीवन में कोई ना कोई तो मेंटोर है। जैसे मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू दिया था UPSC का और उन्होंने जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था तो उनकी हेडेक हो जाती थी, तो वो तैयारी करवाती थी मेरी। मैं बड़ा निश्चिंत रहता था। एग्ज़ाम के जो 15 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैं वैसा बच्चा था और मेरी सिस्टर सबसे बड़ी मेंटोर थी उसमें कि वो पूरा एग्ज़ाम दरअसल उन्हीं का होता था। लेकिन 15 दिन पहले से जो तैयारी होती थी वो दिन रात वाली तैयारी होती थी, उन्हीं के निर्देशन में होती थी और 70% मार्क्स आ जाते थे। एक मेंटोर की भूमिका आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही रही है, सबकी ज़िंदगी में रही है और ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित भी नहीं है। हो सकता है साइकोलॉजिकली आप कहीं फंसे हुए हो और मैं, जब आप आगे डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन का पॉइंट इसमें ये भी है कि इस मेंटोरशिप में भी ये सिर्फ एकेडमिक का पार्ट नहीं है, नॉन एकेडमिक पार्ट पर भी मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। क्योंकि जितने भी टॉपर्स से आप मिल लीजिए, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे क्षण ज़रूर आए जब उनको कन्फ्यूज़न था। मैं एक आध एग्जाम्पल भी आपको आगे बताऊँगा। और फाइनली वो आज IAS IPS हैं, लेकिन जिस समय वो तैयारी कर रहे थे, जिस समय वो अलग अलग लेवल पर अपने मेंटोर्स से जुड़े थे, तो उनके सामने भी ऐसे तमाम कन्फ्यूजन्स थे कि क्या किया जाए, या डिमोटिवेट वो भी होते थे, या ये सोचने पर मजबूर होते थे कि IIT से निकले हैं, नौकरी कर लें, रिक्वायरमेंट आर्थिक भी है, फाइनेंशियली अभी फैमिली को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, या फिर UPSC के चक्र में जाएं। तो जीवन में हर जगह पर आप देखेंगे कि मेंटोर की भूमिका बहुत मजबूत होती है और ये बाद में एहसास होता है जब आप कहीं अच्छी जगह पर प्लेस हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी में कितने मेंटोर्स रहे हैं। तो मैं
एवरेज था, फिर भी भाषा पर मेरी पकड़, बचपन में पापा डिक्टेशन कराया करते थे और मैं भाषा पर बात आ गई है तो मैं सबको बोलूँगा कि डिक्टेशन लिखने की आदत रखिए, 10 मिनट ही लिखिए। डिक्टेट कोई भी करे, आप उसको लिखिए, आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो वहाँ से जो मेंटोरशिप शुरू हुई, अपने फादर को ऑब्जर्व करके या फिर उनसे चीज़ें सीख के, फिर मैंने अपनी दीदी की भूमिका बताई, फिर इसी तरह मेरे जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका है। एक एवरेज स्टूडेंट भी मेंटोरशिप के ज़रिए अच्छा कर सकता है, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। सर, इन्हीं सब का एक जिसको मैं कहूँगा एक कलेक्शन हमारे पास है। रजत हैं जो कि मेंटोर रहे हैं, आज की डेट में मेंटोर टीम के हेड हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो रजत, जैसा सर एक विविध उदाहरण दे रहे थे, काफ़ी कुछ सर ने बताया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में यूपीएससी की दुनिया में क्या किस तरीके से पिछले 5 साल में 7 साल में किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स को कंपेयर करेंगे आज से, तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिवनेस, आज की डेट में जो एग्ज़ाम है वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जो स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और बहुत ज़्यादा उनको गाइडेंस मिली हुई है कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है। अभी आप देखेंगे कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट्स में ही अपने इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग दैट दे नो कि जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, और वो आज के डेट में उस डिमांड को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हैं। वहीं अगर आप 5 to 7 ईयर्स पहले जाएंगे तो वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी, कोई बताने वाला नहीं था, तो वहाँ पे जो अपनी पाथ थी यूपीएससी जर्नी की वो आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती थी। खुद से आपको हर एक राह पे जाना पड़ता था और देखना पड़ता था क्या ये मेरे लिए बेटर है, क्या ये जो रास्ता है क्या मुझे सही जगह यूपीएससी की तरफ लेके जा रहा है नहीं जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो ये डिफरेंस आया है। इसी से सर, जैसे रजत कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब इससे मेरा एक सवाल आता है, जैसे मैं आपके यूट्यूब वीडियोस देखते रहता हूँ, तो जैसे आपकी पॉलिटी सीरीज़ भी है, उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं धन्यवाद सर, सारा चीज़ हमें यहीं पे मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो आज के समय में जब ऑनलाइन इतना प्रबल है, जब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्यों ना कोई बच्चा मतलब ऑनलाइन देख के चीज़ें देख के नहीं कर सकता है क्या? वो चीज़ें तैयारी क्या देख के नहीं कर सकता ऑनलाइन? देखिए, जब हम कह रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है तो उसके पीछे एक रीज़न ऑनलाइन मीडियम भी है। आज से 7 साल 5 साल 8 साल पहले की कंडीशन क्या थी कि आप अगर तैयारी करते हैं, आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हिडन हैं जो आप किसी तैयारी करने वाले से मिलकर फिजिकली तभी आपको हासिल होगा। उसका एरिया भी लिमिटेड है। एक आदमी के एक्सपीरियंस वर्ल्ड से आपको पता चल रहा है अगर कि कैसे तैयारी करनी है। आज के दौर में ये इन्फॉर्मेशन का बम्बार्ड हो रहा है, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे सफल लोग जो हैं प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब इस वजह से जो अभी रजत ने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई इंटरव्यू तक जा रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि अब सारे इन्फॉर्मेशंस घर बैठे अवेलेबल हैं। अब सवाल है कि जब सब कुछ अवेलेबल है तो ऑनलाइन से क्यों नहीं कर सकते? तो जब कंपटीशन बढ़ा है तो हर लेवल पर बढ़ा है। आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सिर्फ लेक्चर देखकर आप कभी भी अपने आप को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपके आंसर राइटिंग का स्किल कितना डेवलप्ड है, उसके साथ आपने अपनी समझ को कितना इम्प्रोवाइज़ किया है। एक ही क्लास लेकर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और कोई नहीं होता, तो कोई तो रीज़न होगा। ये मामला बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस कंडीशन में सब आप एक चीज़ को समझा रहे हैं और सामने वाला उसको कैसे समझ रहा है, यहाँ मेंटोर की भूमिका आती है। इस बात का असेसमेंट करना कि उसने उस बात को ठीक तरीके से समझा है या नहीं। आप देखिएगा कि लेक्चर्स लेने के बाद कई बच्चे सवालों का, जब मान लीजिए एक सेशन हुआ जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किया, कई बच्चे फटाफट आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह मेंटोर की भूमिका है, ये बताने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है आपने पढ़ तो लिया, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आप देखें, सर मैंने एनसीईआरटी 4 बार पढ़ लिया है, लेकिन 4 बार पढ़ लिया है, उसका आउटपुट क्या है ये सिर्फ लेक्चर देखने से पता नहीं चलेगा। इसलिए मेंटोरशिप का पूरा प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर स्टेज है,
हर स्टेज पर आपको एक गाइड करने वाला है, आपका असेसमेंट करने वाला है, आपको ये बताने वाला है कहाँ गलती हो रही है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो गाड़ी आप ही को चलानी है। सारथी प्रोग्राम जीपीएस है। जीपीएस का आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आप ही पर डिपेंड करता है। गाड़ी तो आपको चलानी ही है। तो एक गाइड आपके पास हमेशा है, और वो सिर्फ लेक्चर देखकर आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाइएगा। उसमें आपको प्रीलिम्स के टेस्ट भी करने होंगे, प्रीलिम्स के भीतर भी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट करने होंगे। ये पता करना होगा कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर हो रहा है, उस पर कितना ज़रूरत है आपको ताकत लगाने की, और ये भी पता करना होगा कि आप कहाँ मजबूत हैं। और मजबूत को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के चक्कर में टाइम मत गवाइए। आप अगर 20 में 17 क्वेश्चन कर पा रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, अब वहाँ जान खपाने की ज़रूरत नहीं है। सर इसी से मतलब आपने जीपीएस की भी बात करी, गाड़ी की भी बात करी। जीपीएस का बहुत अच्छा आपने एक उदाहरण दिया कैसे ये चीज़ों को देख सकते हैं। इससे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, जब हम और आप और बाकी टीम जो है एक बार मुखर्जी नगर पहुंच गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था किस तरीके से बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपको देखने के लिए आ रहे हैं। तो रजत ने तो हमें बताया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन बदल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आपने पीढ़ी दर पीढ़ी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने वाले बच्चों को देखा है, तो बच्चों में भी तो मेरे ख्याल से 5 से 7 साल पहले जिस किस्म के बच्चे प्रिपेयर करते थे, आज की जनरेशन में तो डिफरेंस आ ही गया है मेरे ख्याल से। एकदम आ गया है, और ये आएगा, और ये शुरू से आता रहा है। आप छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत छोटे बच्चों को आपको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी टॉय में बटन कहाँ है ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खोज निकालेंगे। आप जो काम नहीं कर पा रहे थे अपने ही मोबाइल में, अगर आपका 5-6 साल का कोई बच्चा है और उसने मोबाइल उठा लिया है, तो वो फीचर निकाल कर दे देगा जिसके बारे में आपको पता नहीं था। तो हर आने वाला जनरेशन स्मार्टर है, और वो और स्मार्ट होता जाएगा, ये प्रूवन भी है। ऑब्वियसली यही बच्चे तो फिर कंपटीशन में आ रहे हैं। तो एक समय आप और हम आउटडेटेड हो जाएंगे, और एक समय ये कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। निश्चित तौर पर 6 साल पहले का कंपटीशन जो था वो आज नहीं है। सवालों का पैटर्न देखिए, 2022 में एक पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया कि कितने पेयर्स सही हैं। ये उस समय अगर आ गया रहता ना, तो कोहराम मच जाता। इसको हैंडल करने वाले आज ही के बच्चे हैं जो हैंडल। और सच पूछिए तो आज के किसी टॉपर से आप बात कीजिएगा, मतलब आज से 8 साल 9 साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर बैठा है, ईमानदारी से आप पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा है, वो लिटरली यही कहते हैं कि आज की डेट में हमारा नहीं निकलेगा। तो कंपटीशन का लेवल बहुत बड़ा है। तो रजत यहीं से आप पे आते हैं। अब हमने एक बार देख लिया कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बदल रहा है, और जिस तरीके के बच्चे तैयार कर रहे हैं, पर्सनैलिटी जैसी रहती है, जैसा उनका प्रिपरेशन का लेवल रहता है, उसमें ही बदलाव आ रहा है। तो अब ये विचार इस टीम में कैसे आया कि एक हमें मेंटरशिप के नए प्रोडक्ट की, या एक मेंटरशिप हमें जो गाइडेंस प्रोग्राम जो बच्चों को देना है, ये थॉट को हमने मर्ज कैसे किया कि जो एग्ज़ाम बदलते हुए एग्ज़ाम के पैटर्न को भी देख ले, और जो विविध प्रकार के स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी एक साथ कर ले। जी, तो ये जो आइडिया आया कि ये मेंटरशिप का, तो वो थ्रू एक्सपीरियंस आया। ऑलरेडी हमने जो हमारे P2 बैच फाउंडेशन है, हमने उसमें मेंटरशिप की, तो उसमें हमने बहुत सारे बच्चों को जब मेंटरशिप की और जब उन्होंने अपने अटेम्प्ट्स दिए, तो उनसे हमें पता चला कि ऑल्दो जो स्टूडेंट है वो सीरियस है, वो हार्ड वर्किंग है और इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता या मेंस स्टेज क्लियर नहीं हो पाती। और आप इस एग्ज़ाम का नेचर जानते ही हैं कि नो वन क्लियरली बता सके कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स से हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। और हम ये मानते हैं कि जो हर एक एस्पिरेंट है वो यूनिक है। दैट मीन्स कि उसकी अपनी नॉलेज, अपना लर्निंग और चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। वो अपनी ही पेस से चीज़ों को पढ़ेगा और याद करेगा। उसके लिए हमें लगता है कि जो एक मेंटोर है वो उस चीज़ों को समझे, कोई उनके इस वीकनेस को समझे, और वो ये समझे कि किस टाइम पीरियड पे, लाइक एग्जामिनेशन के किस टाइम पीरियड पे उनको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्या उनको टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, क्या उनको अपने नोट्स और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब एक जो स्टूडेंट होगा किसी एक ऐसे पर्सन से, भैया या कोई भी आप बोल सकते हैं, जिससे वो डिस्कस कर सके, जिससे वो अपना टाइम दे सके, या कोई एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि इस यूपीएससी की जर्नी से निकल चुका है और वो जानता है कि इस यूपीएससी की जर्नी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं,
और वो आने वाले चैलेंजेस को उनको बता सके। तो उस चीज़ के लिए एक मेंटोर या एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो कि स्टूडेंट को समझे और उनको जो किसी वजह से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में किसी भी स्टेज पे प्रीलिम्स हो या मेंस हो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए और उनकी जर्नी को आगे बढ़ा सके, सो दैट कि उनका जो चांस है एग्ज़ाम क्लियर करने का आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सके। और यहाँ पे एक जो मेंटोर है उसकी जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आप देखेंगे कि जो एक स्टूडेंट है, किसी ने से फॉर एग्जांपल सीसेट की वजह से अपना वो प्रीलिम्स मिस कर गया बट वो जीएस में अच्छा है, तो उसको एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जब आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं और एक आप प्रीलिम्स किसी मार्जिन की वजह से क्लियर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एक मोटिवेशन वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैं सही में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा इवन प्रीलिम्स तक नहीं निकला, क्या ये मेरे लिए ये जो पाथ है, ये जर्नी है यूपीएससी की सही है या नहीं है। तो यहाँ पे एक जो मेंटोर है वो उनको गाइड करता है, वो एक मोटिवेट करता है कि क्या आप में सही में पोटेंशियल है, आप इस जर्नी में आगे चल भी सकते हैं और शायद आप इस जर्नी में आगे चलेंगे तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। अमृत सर, यहाँ से मैं थोड़ा बात को आगे लेके चलता हूँ। हम और आप ORN की गलियों में, मुखर्जी नगर की गलियों में बहुत घूमे, तो जिस चीज़ का रजत बता रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिवली भी देखा जाता है, जिसको कहते हैं जो चाय की टपरी हो गई या जहाँ पे खाना पीना खाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि बाबा बैठा हुआ है कोई। तो ये जो रजत चीज़ें बता रहे हैं वो किस प्रकार से अलग है कि वो बाबा नहीं बताएगा, एक ये जो हमारी टीम है वो बेहतर करेगी, या क्या अलग है? वो बाबा भी तो ज्ञान तो देता ही है, मोटिवेशन तो देता ही है जो नए नए बच्चे आते हैं। तो उसमें ये है कि बाबा कैसा मिला, ये बड़े संयोग की बात है। आप देखेंगे ना, बाबा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर गली चौराहे नुक्कड़ पर मिल जाएगा, यूपीएससी की दुनिया में नहीं, मोहल्ले से लेकर शहर से लेकर और राजनीति तक हर जगह मिलेगा। विराट कोहली को भी खेलना सिखाएगा ऐसे खेल। जैसे क्रिकेट का ही ज्ञान देखिए, आप बाहर निकल के देखिए, ज्ञान देने वाले तेंदुलकर को भी ज्ञान देते हैं, कोहली को भी ज्ञान देते हैं, जबकि सच बात यह है कि हम लोग तो सारे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, हमें पता है कि बैट का स्विंग होना चाहिए, ठीक है, टाइमिंग होनी चाहिए, और बैट का स्विंग बनाना आसान काम नहीं है, 2-2 बैट लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर उसमें आर्क आता है, स्विंग आता है, तो ये करने पर पता चलता है। और बाबा व्यक्तित्व अच्छा मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, अगर वो वाकई जेन्युइन पर्सनालिटी है तो फिर तो, लेकिन ये मिलना बड़ा रेयर है। और अगर बाबा गड़बड़ मिल गया तो, बाबा गड़बड़ मिल गया तो डिरेल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बाबा तैयार होते जाएंगे। जैसे एक चाय की टपरी पर किसी बाबा ने 5 लोगों को ज्ञान दिया, तो समझिए कि 5 बाबा तैयार हो गए भविष्य के, और वो बाबा अब ऑब्वियसली हो नहीं पाता, इसीलिए बाबा बनते हैं। ज्ञान का असीमित भंडार, ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करना कि कोई समस्या हो तो आ जाइए यहाँ, और देखिए बाबा भले IIT से पढ़े हों, ठीक है, आपको भी पता है उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा एक साबित जगह, एक अच्छे ब्रांड से, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से, काबिल लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि वो बाबा लोग को नहीं हायर करते, वो इंटरव्यू दिए हुए लोगों का इंटरव्यू करके तब हायर करते हैं। तो रजत, शायद इसको आप थोड़ा बेहतर इस चीज़ को लेके जा पाओगे, जो आपकी टीम है जो बनी हुई है, जो हमारी मेंटरशिप की टीम है, वो किस प्रकार से अलग है, उसमें किस क्वालिफिकेशन के लोग हैं, उनका एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन क्या है, जो टीम आपने बनाई है उस टीम की मतलब एक USP क्या है कि ये टीम जो है, इस टीम को लेके हम स्टूडेंट्स में विश्वास जगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे पास मेंटोर्स हैं वो सब इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, जो हमारे साथी मेंटरशिप में हैं, और इसमें वो भले ही उनका नेम सर्विस में ना आया हो, लिस्ट में ना आया हो, बट वो इस जर्नी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, वो इस जर्नी से बहुत बार निकल चुके हैं, वो अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो जानते हैं कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से उनका भी नहीं निकल पाया, और कहाँ कमी रह जाएगी सामने वाले स्टूडेंट में कि जिसकी वजह से उसका ना निकल पाए, वहीं कहाँ उसको ज़रूरत होगी कुछ एरियाज़ को इम्प्रूव करने की जहाँ से उनके चांसेस ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कि जो मेंटोर होंगे वो पूरा का पूरा स्टूडेंट को ध्यान में रखेंगे कि स्टूडेंट की जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जो यूपीएससी डिमांड करता है एक एस्पिरेंट से, उसको ध्यान में रखें
उनको पर्सनल लेवल पे जाके उनको गाइड करें, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए, सो दैट जो एक स्टूडेंट है उनकी जो जर्नी है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे, और जो यूपीएससी डिमांड करता है वो उस पे ज़्यादा फोकस करते हुए अपने नॉलेज को और अपनी लर्निंग्स को बढ़ाते रहें और अपना यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ते रहें। अमृत सर, ये तो टीम तो वाकई में लाजवाब है। इस पे थोड़ा और डिटेल में प्रोसेस इन चीज़ों पे बात करेंगे। एक जैसे आप फैकल्टी हैं, अध्यापक हैं, एक मेंटोर भी हैं, और लोग आपको एक प्रेरणा के रूप में भी देखते हैं, जो लाइफ में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए बच्चे आपसे सवाल करते होंगे। मेरा एक प्रश्न है, जैसे जिसको जेनजी कहते हैं कि जनरेशन, जो नई जनरेशन को एक जेनजी नाम दिया जाता है, तो चलिए हमारी तरफ से या किसी भी चीज़ को लेके मेहनत हो गई है, तो मेरा थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, इसको नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए। क्या जेनजी रिसेप्टिव है पॉजिटिव चेंजेस को लेके, या उसके लिए कि यार ये एक और चीज़ आ गई, ये एक और चीज़ आ गई, जैसे वो स्वाइप करते रहते हैं इंस्टाग्राम की रील को, इस तरीके से क्या उसकी पकड़ में ये कोई अच्छी चीज़ हो रही है? क्या वो पकड़ लेता है आज की डेट में, या जैसा कहते हैं कि अटेंशन स्पैन खो गया है? तो जैसे अब इतनी लाजवाब चीज़ लेके आए, अब क्या वजह है कि ये इंस्टाग्राम की रील में नहीं खो जाएगा? नहीं, रिसेप्टिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तकनीक जब ज़िंदगी में आती है तो थोड़ा बहुत डेविएशन तो हर दौर में रहा है। इस दौर में कुछ और है, इंस्टाग्राम के रील्स हैं जिस पर डिस्कशंस भी चल रहे हैं, और पहले के दौर में भी रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब सवाल है कि आज के दौर के जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो नई चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट आप हमारे जो बच्चों से बातचीत होती है, मेंटोर्स की भी लगातार बातचीत होती है, आपको कभी कभी, ठीक है कि इन लोगों ने इंटरव्यू दिया और इन्हें पता है कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, कभी कभी किसी बच्चे से बात करके ना आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि इस छोटी उम्र में, मतलब ग्रेजुएशन में जो बच्चा है, उससे बात करके लगेगा आपको कि कितना बैलेंस अप्रोच इसने अपनाया है, कितनी सही समझ इसने डेवलप की है। और ये सारी समझ किताबों से डेवलप केवल नहीं हुई है, वो एक कॉमन सेंस, उसकी अपनी परवरिश, ग्रूमिंग कैसी हुई है, उसके दोस्त कैसे हैं, समाज कैसा है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक कलेक्टिव जो रिजल्ट आता है वो उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। तो आज का बच्चा बहुत समझदार है, उसको पता है कि आपकी कौन सी बात सुननी है, उसको पता है कि किस डायमेंशन पर बातचीत को तवज्जो देनी है और किस डायमेंशन को नहीं देना है। अदरवाइज सोचिए, ये इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें बच्चे गुम हो जाते हैं। तो आज के बच्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा रिसीव कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। आफ्टर कोविड जिस तरह का रिवोल्यूशन हुआ है, ऑब्वियसली इसमें आज वो भेद मिट गया है कि एक सर्टेन क्लास है बच्चों का जो ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सीरियस बच्चे हैं। पिछले साल भी जब रिजल्ट हुआ था उसके पहले हमने फेलिसिटेशन किया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी फुरकान वाला वीडियो जो दिखाया था आपको, कि एक बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए तो यही स्टडी है। तो सोचिए किस लेवल पर मेंटोरशिप की गई। या प्रणिता दास वाला जो हमने किया, निखिल इन्हीं की टीम में है, निखिल से मेरी बातचीत हुई थी और प्रणिता से भी बातचीत हुई थी। सोचिए जर्मनी में बैठी हुई एक लड़की मेंटोर के जरिए अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करती है। 2 बार पहले भी दे चुकी थी। ऑब्वियसली मेंटोर की भूमिका बहुत बड़ी थी, और वो लड़की बैठकर कह रही है कि भाई आज अगर ये हुआ है तो बस ये मेरे मेंटोर की देन है। तो वो जेन जी की ही प्रोडक्ट है, और उसने बहुत पॉजिटिवली तकनीक को भी लिया है, बहुत पॉजिटिवली इन चेंजेस को भी लिया है। और हम जो कर रहे हैं, जैसे आपने एक सवाल पूछा था अभी रजत से कि क्या सोर्स है इसका, इसका सोर्स सिर्फ जेन जी ही है इस समय, क्योंकि उन्हीं बच्चों से बात करके सारे प्रोग्राम्स डिजाइन हुए हैं। उन्हीं का फीडबैक है जो इस प्रोग्राम को लेकर आया है, और इसका रिस्पॉन्स बताता है कि ये बिल्कुल सही कदम उठाए। तो सर मेरा प्रश्न इसी वजह से था, क्योंकि जो मीडियम रहेगा, जैसे अब आप जैसे कि आपने बोला कि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो हम लोगों ने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर से है, साउथ में है, जम्मू कश्मीर से। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि जिस मीडियम पे हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो PDF हो जाए,
एक सॉफ्ट कॉपी जिसको आज की डेट में कहते हैं, चाहे व्हाट्सएप या कॉल्स के थ्रू उसको गाइडेंस मिल जाए, टेलीग्राम के थ्रू गाइडेंस मिल जाए, यूट्यूब वीडियोस हो जाए, यदि किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको कोई वीडियो बना के उसका सोल्यूशन बना के दे दिया। तो इस पे आप कह रहे हैं कि ये इस चीज़ को जेनजी जो है बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। तो रजत, इन सब चीज़ों को जो आपने डिज़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें, उसमें एक चीज़ आती है पीयर टू पीयर मेंटरशिप की जी। तो ये पीयर टू पीयर मेंटरशिप क्या है और कैसे होगी? देखिए, जैसे एक तो हमारा है 1-to-1 मेंटरशिप, जहाँ पे जो मेंटोर है वो पर्सनली एक स्टूडेंट के साथ टच में है और उनको पर्सनली हर छोटी मोटी चीज़ों पे जितने भी कंसर्न्स उस पर गाइड कर रहे हैं। एक जो दूसरा कंसेप्ट है वो है पीयर टू पीयर मेंटरशिप का। जैसे कि ये चैलेंज मैंने भी फेस किया था और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी शायद फेस करते होंगे कि हमें कभी कंपटीशन फील नहीं हो पाता कि मैं अपने घर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा जो सराउंडिंग है वहाँ पे कोई प्रिपरेशन करने वाला नहीं है। ऑल्दो मुझे पता है कट ऑफ इतनी जाती है, बट मैं उस कंपटीशन को फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। क्या मैं उस लेवल के प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं उन स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर पाऊँगा। दूसरा जो इसमें कंसेप्ट है हमारे पीयर टू पीयर सेशन का वो है लर्निंग फ्रॉम पीयर्स। दैट मीन्स कि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि थ्रू डिस्कशंस हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन, जैसे अगर मैं PYQ की बात करूँ, हो सकता है कि मैं PYQ पढ़ रहा हूँ और हो सकता है कि आज मुझे वो क्वेश्चन ना आए उस PYQ को डिस्कस करते हुए, बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे 2 महीने बाद आए। बट वहीं अगर जो PYQ का डिस्कशन एक ग्रुप में होगा, एक मेरे पे 10 to 15 स्टूडेंट्स होंगे जहाँ पे हम 2022 का PYQ GS पेपर 1 के एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और वहाँ पे है ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया बट सेकंड स्टूडेंट को आया, तो उन्होंने वो क्वेश्चन पुटअप किया, तो मेरा जो क्वेश्चन था वो वहीं पे क्लियर हो गया जो फ्यूचर में क्वेश्चन आता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीयर टू पीयर सेशंस के थ्रू एक तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, स्टूडेंट्स को एक पीयर टू पीयर लर्निंग होगी जहाँ पे थ्रू डिस्कशंस जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सीखेंगे। इसमें जो मेंटर होंगे वो वेरियस थीम्स पे बात करेंगे। जैसे एक थीम हुई हमारी रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस आपको कितना करना है, चाहे MCQ का हो चाहे आंसर राइटिंग का हो। तो वहाँ पे उन डिस्कशंस के थ्रू हम बहुत सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं UPSC में जो ज़रूरत है जिनको क्लियर होने की, इन सेशंस के थ्रू हम उनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सर, जैसे रजत ने बताया कि ये स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस प्रोग्राम को जब मैं देख रहा था मेरे को एक फीचर का पता चला जिसको परिचय कहते हैं, जिसमें मेंटर्स जो है स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे कि आप कितना, मीन्स स्टूडेंट का क्या लेवल है, उसको क्या पर्सनलाइज चीज़ें दी जानी चाहिए। इस चीज़ पे भी, इसके बारे में मैं आपका कमेंट चाहूँगा, लेकिन यहीं पे दर्शकों के और सबके एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं आपके छोड़ता हूँ। क्या जो विजेता होते हैं, विनर्स होते हैं, वो पैदा होते हैं या आप बना सकते हो? इस पे आपकी क्या राय रहेगी? पैदा तो हरगिज नहीं होते। कहने की बातें हैं कि पूत के पाँव तो पालने में दिख ही जाते हैं, लेकिन पाँव के नीचे कांटे बहुत आते हैं और जब तक उन कांटों से डील करना आप जिंदगी में नहीं सीखेंगे तब तक विजेता तो नहीं बन पाएंगे। तो जिंदगी भर का जो तजुर्बा है वो यही बताता है कि विजेता कभी पैदा नहीं होते, विजेता बनाए जाते हैं। और बनाने में सिर्फ किसी और की भूमिका नहीं है, अपनी जिंदगी के बीच में वो विजेता का जो माइंडसेट है ना, वो धीरे 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 उसने खुद अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। लेकिन पीछे कोई चाणक्य भी होंगे, सबकी जिंदगी में होते ही, तो बनाए जाते हैं और वो बनते हैं अपनी परिस्थितियों से निकलकर। अपनी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस का सॉल्यूशन खोजना, यही विजेता की पहचान होती है। वो लीडरशिप धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर विजेता पैदा होते तो ऐसा होता कि आप किसी को बंद कमरे में भी रख दीजिए अगर, तो विजेता बनकर दिखा देगा। ऐसा होगा नहीं कभी। उसको परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए, सीखना चाहिए, और सीखते सीखते ही उसमें अपनी गट फीलिंग होती है कि मैं किसी भी परिस्थिति को पार करने में सक्षम हूँ, और वो फाइनली पार करके दिखाता है। तो एक समय जिसको आप बड़ा कर रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता होता है कि इसका जो अब स्वरूप हो गया है ना, इस इंसान का जो कद हुआ, वो आपके सामने इतना बड़ा हो जाता है कि एक टीचर जब अपने स्टूडेंट के लिए ये भाव लेकर आता है कि अब तो तुम्हें मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत है, तो वो तराशा गया है। उसको उसकी ज़िंदगी ने तराशा, उसकी परिस्थितियों ने तराशा, उसने खुद ने तराशा, उसके माँ बाप ने तराशा, उसके समाज ने तराशा, दोस्त मित्र ने तराशा, और फाइनली उसमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो विजेता है।
तो रजत, इसी में जैसे सर तराशने की बात कर रहे हैं, सर ऐसे ही कह दूं कि हर किसी को तराशा नहीं जाता है, कुछ लोगों को दबाया भी जाता है, कुछ लोग प्रताड़ित भी रहते हैं उस सेंस में नहीं, जैसे पढ़ाई के सेंस में अच्छा माहौल नहीं मिला, अच्छा फैमिली नहीं मिला। तो रजत, जब आप स्टूडेंट के साथ जो अपना आपका पहला स्टेज है परिचय कर रहे हो, तो स्टूडेंट उसको ऐसे किस वजह से समझे कि ये उसका, और आप जो हो असेसमेंट कर रहे हो उसको जज नहीं कर रहे हो? मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप उसका असेसमेंट करने बैठो, उसको लगा कि आप जज कर रहे हो, उसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, उसकी हिंदी जो लिख रहा है वो सही से नहीं लिख रहा है, उसकी भाषा पे ही पकड़ नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। वो बोले कि यार तुम 28 साल के हो गए हो, तुमको पता ही नहीं है मतलब पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है। तो वो जजमेंट से कैसे अलग है आपका परिचय स्टेज? इसमें जो एक मेंटोर है वो कभी स्टूडेंट को जज नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेंटोर है वो जज नहीं करते स्टूडेंट्स को। तो जैसे आपने मेंशन किया परिचय, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है परिचय है, तो परिचय में का जो एसेंस है वो यही है कि स्टूडेंट जो है मतलब मेंटोर स्टूडेंट को अच्छे से जाने, उनका बैकग्राउंड जाने कि उनका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, किस डिग्री से हुआ है, इन द सेंस वो इंजीनियर हैं या बीए से हैं, उन्होंने कितनी प्रिपरेशन कर चुकी है। दैट मीन्स ही जस्ट वांट टू नो कि आप अभी इस प्रिपरेशन की किस स्टेज पे हैं। तो परिचय मीन्स, जैसे परिचय का मतलब ये है कि एक दूसरे को जानना। यहाँ पे मेंटोर एक स्टूडेंट को जानता है कि वो किस एनवायरनमेंट पे प्रिपेयर कर रहा है, क्या वो एक गांव में रह के प्रिपेयर कर रहा है, क्या एक शहर में रह के प्रिपरेशन कर रहा है। और वहीं उसके साथ एक जो स्टूडेंट है वो भी अपने मेंटोर को जानता है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम उसी को बता पाएंगे जब आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, जब आप उसको ट्रस्ट होगा। तो इस परिचय के थ्रू, इस परिचय स्टेज के थ्रू स्टूडेंट मेंटोर को जानते हैं कि हाँ ये मेंटोर जो है वो सक्षम है मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, मुझे जान के। दैट मीन्स कि जब तक एक मेंटोर एक स्टूडेंट को जानेगा नहीं तब तक वो गाइड भी नहीं कर पाएगा। तो मेंटोर यहाँ पे स्टूडेंट को जानता है कि कहाँ कहाँ पे उनके एरियाज़ हैं, कहाँ वीक एरियाज़ हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उन्होंने क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है और उनका आगे का प्लान क्या है। लाइक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि बस मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसको उस तरीके से गाइड किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट 3 to 4 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन दे नीड सम गाइडेंस इन अनदर वे। तो परिचय इज लाइक नोइंग ईच अदर। बहुत बढ़िया रजत। सर जो सारथी प्रोग्राम है इसमें दर्पण भी होगा। दर्पण का ये मतलब है कि आपको आईना दिखाया जाएगा। तो अब आईना हमेशा सुंदर थोड़ी ना हो, पॉजिटिव सेंस में है ना सर, ये पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन जो मार्क्स आते हैं सर, जब बच्चा प्रीलिम्स के या मेंस के जो रजत की टीम कंडक्ट करवाएगी, तो मार्क्स हमेशा सुंदर थोड़ी ना आएंगे, नहीं है। तो कई बार ये आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो फिर वो जो दर्पण दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में कैसे जाएगा, ये हम लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं? तो असेसमेंट, जब हम 2 वर्ड है यहाँ ना, एक तो है असेसमेंट और दूसरा जो आप कह रहे हैं आईना दिखाना, जजमेंटल। अगर हम बात करें तो असेसमेंट और जजमेंट दोनों को अगर देखिएगा, बच्चों में भी ये अंतर क्रिएट करना होगा कि वो अपने आप को लेकर कोई जजमेंट ना करें, असेसमेंट तक ही सीमित रहें, और ये मेंटोर्स बखूबी करते हैं। तो दर्पण का यहाँ मतलब है कि हम टेस्ट्स के जरिए ये असेसमेंट करेंगे, जजमेंट नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे कि आप क्या हैं और आप सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये आकलन कर लेंगे कि कहाँ कमी है, और वहाँ हम बता सकते हैं कि भाई इन चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है, यहाँ काम करना है। और वो ऐसा नहीं होगा कि हमने ज्ञान दे दिया आपको कि भाई यहाँ काम करना है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, जिम वाला स्ट्रक्चर पता है ना आपको। अच्छे जिम ट्रेनर अपने जो क्लाइंट हैं उनको फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन करके उठाते हैं कि भाई 4:30 हो गया है, 5 बजे आना है। एक बार मन ना करे तो भी, मेरे पीछे तो एक जिम ट्रेनर ऐसा पड़ गया था कि मैं उसी का पैर छूने का मन करता था कि यार जान छोड़ दो। लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या है, ये रियलाइजेशन जब हुआ तो समझ में आता है कि भाई ये मेंटोर आपको सिर्फ गाइड नहीं करेगा, असेसमेंट करेगा, कराएगा, आपको एहसास दिलाएगा कि इसको इम्प्रोवाइज करके फिर से इसका असेसमेंट करना है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है दर्पण। ये आईना ठीक से देखना है, लेकिन ये जजमेंट नहीं करना है कि आप तो किसी लायक नहीं हैं, या फिर आईना देखकर ही लगे कि अब आगे से आईना देखेंगे ही नहीं, ये नहीं करना है। सर वो जिम वाले का नंबर दीजिए थोड़ी तो उसको आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना?
रिक्वायरमेंट तो हमारे जैसे लोगों को है। तो मतलब सर कहने का यही अभिप्राय है कि अगर किसी ने पॉलिटी में पार्लियामेंट के ऊपर एमसीक्यूज लगाए हैं, उसके नंबर कम आए हैं, तो वहाँ पे मेंटर्स उसको समझाएगा कि आपके नंबर कम क्यों आए हैं, आप इम्प्रूव क्या कर सकते हो, क्या सोर्सेस रेफर कर सकते हो। देखिए, एक रियल लाइफ अगर एग्जांपल से आप देखिए, हम सब की ज़िंदगी में आज आप जिस भी उम्र में हैं, आज से 15 साल 10 साल पहले के अपने जो करतूत हैं या जो भी आपने काम किए हैं, तो समझ में आता है कि गलतियां कहाँ हुई। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं ना, पीछे की गलतियां तब समझ में आती हैं, जब आप कर रहे होते तो नहीं समझ में आती। तो ये कैपेबिलिटी का मामला नहीं है, ये समय के साथ आपके अनुभव, तजुर्बे और धीरे धीरे मैच्योरिटी का मामला होता है। अब जब आप बच्चे को बताते हैं ना, तो किसी को अगर गर्म पानी से किसी बच्चे का हाथ न जले, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, उसको एहसास कराइए कि ये है खतरनाक, इसको टच नहीं करना है। तो उसका तरीका एक तो हो सकता है कि आप अपना हाथ ऐसे करके दिखाइए कि ये जल रहा है कुछ। और दूसरा, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि बच्चे का हाथ ही पानी में डाल दें कि देख लो बेटा क्या होता है। ठीक है, सीखने के दोनों तरीके हो सकते हैं। तो ये पहला वाला तरीका मेंटोर्स का है, ये एहसास कराना कि पार्लियामेंट में आपने जिस क्वेश्चन को पढ़ा है वो दरअसल आप जो समझ रहे हैं वो ये है नहीं। या क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है, ये एहसास कराना कि यहाँ संविधान के अनुसार पढ़ने में गलती हो गई है, आपने समझा नहीं कि संविधान में ये है नहीं प्रोविजन, और इसी वजह से गड़बड़ हो गया। स्टेटमेंट बाकी सब ठीक था, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इस एक लाइन की वजह से आपकी समझ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन के डिमांड को आपने देखा नहीं और आपने गलत कर दिया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। अब जनरली आप 100 में 80 की तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ पढ़ा, उसको उनको लगा कि पेपर में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं सही कर लगा। उस पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि आपने हर टेक्स्ट यही पढ़ा है। उसने 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ पूछ दिया, और पूछ दिया कि भाई इसमें कौन सी पौने चलती हैं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, अब ये मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक, समझने की मिस्टेक, क्वेश्चन के डिमांड को समझने की मिस्टेक, या फिर मेंस के लेवल पर आप देख लीजिए। मेंस के लेवल पर मान लीजिए आपसे पूछा गया है प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स के बारे में, और आपने प्रेसिडेंट की तमाम शक्तियों के बारे में लिख दिया है, तो नंबर तो नहीं मिलेगा ना, लेबर चार्ज भी नहीं मिलेगा। सच बात तो ये, उस कंडीशन में हम लोग यही बोलते हैं कि आपको जो ये 1 नंबर मिला है, ये भी मजदूरी का चार्ज है, सहानुभूति में दे दिया। तो ये समझ डेवलप करना, ये बताना कि यहाँ हाथ जल सकता है, इसका मतलब हाथ जलाना ही नहीं है कि जाकर आप एग्जाम में ये गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा। नहीं, उसके पहले 150 टेस्ट के जरिए हम उसको उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ उसको हाथ जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, ये जो हाथ जलने से मेंटर्स बचाएंगे, ये क्या केवल प्रीलिम्स तक बचाएंगे, या स्पेशली जो मेंस में बच्चे आएंगे उनके लिए बचाएंगे, या समग्र रूप से ये मार्वल के मूवीज के सुपर हीरोज की तरह सभी को बचाएंगे? नहीं नहीं, सबको बचाएंगे। इसका जो तीसरा चरण है उसका नाम है समग्र। तो एक कंप्लीट जो तैयारी होती है वो समग्र के चरण तक आते आते हो जाते हैं, और समग्र का मतलब ही है पीटी प्लस मेंस। तो इसमें दोनों ही परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू के लेवल पर, टॉपिक वाइज टेस्ट के लेवल पर इतने सारे टेस्ट हैं कि अभी एक परेशानी जो आने वाली है, जो हमने मीटिंग्स में भी डिस्कस किया है, कि इतने सारे टेस्ट बच्चे को देने के लिए हमेशा जगाते रहना पड़ेगा और उसको उसका इम्प्रूवमेंट दिखाते रहना पड़ेगा। तो हम ट्रैकर बना रहे हैं उसका कि कैसे उसको अपना इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, और एक समग्र तैयारी में उसको ये समझ में आएगा कि अब वो परीक्षा के तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको क्रैक करने की तरफ, वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे। तो समग्रता में ही तैयारी कराएंगे। तो रजत, कितना इंपॉर्टेंट होता है प्री प्लस मेंस को एक साथ लेके चलना? क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं, कुछ प्री को पहले करना चाहते हैं, कुछ पहले मेंस का सिलेबस निपटाते हैं, उसके बाद प्री पे आते हैं। तो आपके हिसाब से राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम है, तो उससे पहले अभी आप देखेंगे 1 ईयर प्लस है। तो इस प्रिपरेशन में भी एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो प्रिपरेशन है इसकी कॉम्प्रिहेंसिवली होनी चाहिए, प्री कम मेंस की एक साथ ही होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स, जैसे आप देखेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जो प्रीलिम्स में आता है वही मेंस में आता है। तो एक यहाँ पे जब आप प्री कम मेंस की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, आपको फैक्ट्स समझ में आते हैं। तो प्रिपरेशन आपकी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें प्री कम मेंस की आपको कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फिर जब आप प्रीलिम्स के नज़दीक आते हैं, जैसे कि हम
ले सकते हैं कि जब दिसंबर मंथ से आप प्योरली प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्रीलिम्स प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको माइंडसेट डेवलप करना ज़रूरी होता है। आपको अपने माइंडसेट को प्रीलिम्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली मोल्ड करना होगा। तो वो आप दिसंबर के बाद से अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स भी होना चाहिए, आपके GS 1, 2, 3, 4 पेपर्स भी होने चाहिए, इवन ऑप्शनल भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया तो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और आपका ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के। तो before December, November to December, you should prepare, focus on pre-com means preparation, and after December or from December आपका फोकस प्रीलिम्स पे रह सकता है। सर रजत तो काफ़ी आगे तक चले गए कि आपने प्रीलिम्स भी निकाल दिया, मेंस भी निकाल दिया, ऑप्शंस भी अच्छा कर दिया, तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ऐसा रहते हैं कि प्रीलिम्स ही नहीं होता है। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में जो चौथा चरण हमने डाल रहा है, प्रयास डाला हुआ है प्रीलिम्स को स्पेशली फोकस करते हुए। तो सर आपसे 2 सवाल हैं, ये प्रयास किस तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बता दीजिएगा कि आपका अनुभव क्या कहता है, प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता? प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता, उसका एक रीज़न तो ये है कि एक ज़माने में ना प्रीलिम्स 15 दिन में निकलता था, तो लोग 15 दिन तैयारी करते थे। उस समय ऑप्शनल का पेपर भी प्रीलिम्स में आता था। सब ट्रैक चेंज हुआ धीरे धीरे, वो माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। आज के समय में आपको चैलेंजेस को पहचानना तो पड़ेगा ही कि प्रीलिम्स आज की डेट में जो टफेस्ट मैं कहूँगा कि इसका फेज़ है वो प्रीलिम्स है, वो आयरन गेट है। उसमें प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे प्रयास की जो बात हो रही है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि दिसंबर तक तो आपको अपने ऑप्शनल समेत सारे मेंस के पार्ट को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के बाद हम ले जाएंगे प्रयास वाला जो चरण है वो प्रीलिम्स फोकस्ड है। इसीलिए रखा गया है कि जब आयरन गेट ही नहीं पास करेंगे तो फिर तो आगे बढ़ने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। अब आज की तारीख में देखिए, सीसेट कभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना आज के समय में है। इतने सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनका GS हर हाल में हो रहा है लेकिन सीसेट में फंस रहे हैं, तो सीसेट पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे जो मैंने कहा ना कि अब कितने पेयर्स सही हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के भीतर 4 क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसमें आप एलिमिनेशन लगा के, तुक्का लगा के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको पुख्ता जानकारी चाहिए। तो यहाँ आप जब देखेंगे कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हो पा रहा, तो प्रीलिम्स फोकस्ड तैयारी किसको कहते हैं, शायद इसकी समझ बच्चों में नहीं बनती। जिस कन्फ्यूज़न की आप बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की साथ में होती है, इस बात में कोई 2 राय नहीं है। इस कन्फ्यूज़न को हटा देना है। बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर मेरा PT तैयार है, सिर्फ PT तैयार नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई आप करेंगे 3, 4, 5 महीने, ये तय बात है। तो नहीं निकलता, शायद हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आज की तारीख में सीसेट भी एक रेगुलर कोर्स की तरह आपको पढ़ना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स को लोग हल्के में लेते हैं। अब जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तय बात है कि क्वेश्चन आ सकता है। 60-40 का है प्रोबेबिलिटी, 60%। जब जब क्लासिकल, एक ट्रेंड है, जिस साल भी क्लासिकल लैंग्वेज का अगर अनाउंसमेंट हुआ है उस साल क्वेश्चन आया। अब आपने मेंटोर की भूमिका कहाँ आएगी? क्वेश्चन यही नहीं आएगा कि किसको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है, क्योंकि ये पैटर्न पूछ चुका है। अब हो सकता है क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया आ जाए, हो सकता है प्रोसेस से आ जाए। तो एक यहाँ भी समग्रता की जरूरत है। PT का एक ही क्वेश्चन निकलेगा। कई बार आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़कर फैमिलियर लग रहा है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी जो पूछी गई है वो नहीं पता। लेट से कोई कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपने सोचा नहीं था। आपने बस सोचा था काम क्या है इसका, किसके अंडर में काम करता है, कैसे काम करता है, सब पढ़ लिया था, बस ये नहीं पढ़ा था कि, या आप देखेंगे कभी कभी पूछ देता है कि संविधान के अनुसार किसी कमीशन के मेंबर्स का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इतना तक ध्यान नहीं दिया था। अब जो ये रेगुलर टेस्ट्स हैं, इसमें जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं UPSC के लेवल के, तो यहीं पर ये इंडिकेशन मिलता है कि अच्छा, आपको जब किसी चीज़ को पढ़ना है तो इसको इस तरह से भी देखना है, सिर्फ एक जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है वैसे ही नहीं पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स एक मजबूत पार्ट है जिस पर हम चूकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के भीतर हम करंट अफेयर्स के पार्ट से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर नहीं करते। और अक्सर आजकल ऐसा होता है कि करंट में जो चर्चा में रहा उसी का स्टैटिक पार्ट पूछा गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मिलाकर हम 4-5 महीना तैयारी कराते हैं, और
टेस्ट करवाते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। दूसरा, प्रीलिम्स को लेकर आप जब भी प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिए तो समझिए कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर के पहले आप एक डिज़ायरेबल प्रेशर को मेंटेन करने की आदत डाल लीजिए, और वो हम अपने टेस्ट के ज़रिए कराते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रयास जो है प्रीलिम्स में सक्सेस रेट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन रजत, बात इससे आगे आती है, अगर प्रीलिम्स हो भी गया, अगर मेंस नहीं हुआ तो भी क्या ही हुआ, आप फिर से पुराने पहले स्टेज पे, पहली चरण पे वापस आ जाते हो। तो मेंस के लिए भी क्या आपने कुछ इस प्रोग्राम में कोई फीचर रखा है, कोई स्टेज रखी है? जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उनके लिए हम एडवांस मेंस प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे मैंने माइंडसेट की बात की थी, तो यहाँ पे जस्ट उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, अब वो प्योरली मेंस एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रिपरेशन कराएंगे। उसमें हम GS 1 2 3 4 की टेस्ट सीरीज़ होगी, इवन उसमें ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ होगी, रेगुलर आंसर राइटिंग होगी। जो मेंटर होंगे, जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको वो इवेलुएट होंगे, उन पे डिस्कशन करेंगे कि आपको और कैसे आंसर को बेटर कर सकते हैं, कैसे एनरिच कर सकते हैं। टाइमिंग पे बात होगी, क्या आप अपना जो पूरा पेपर है 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बहुत स्टूडेंट के साथ कि वो अपना मेंस का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। कंटेंट पे भी बात होगी कि आपको, जैसे आप देखेंगे कि इस बार का जो नेक्स्ट ईयर जो हमारा मेंस होगा, उस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी टाइम थोड़ा कम है, तो उस कम टाइम को बेटर एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इतने वास्ट सिलेबस को आपको उन 2 से 3 महीने में कंप्लीट करना है, किस कंटेंट पे फोकस करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे एक जो मिस्टेक करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, वो ये भी करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं सभी पढ़ लूँ, सब कुछ ही पढ़ लूँ, और जब सब कुछ पढ़ लूँगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मिस आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंटर गाइड करेंगे कि आपको प्रायोरिटी किन टॉपिक्स को रखना है, सेकंड प्रायोरिटी किन टॉपिक्स को रखना है, और वहाँ पे कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड भी करने का। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी, स्कैनिंग ऑफ टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में से बड़े किस कंटेंट को पिक करना है मेंस प्रिपरेशन के लिए, वो भी हम जो मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको गाइड करेंगे। फर्दर इसमें जो एक मेन फैक्टर रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑल्दो हमारे पूरे प्रोसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीएससी सिलेबस पे पूरा फोकस किया जाएगा, उस टाइम पे हम बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कराते हैं कि आप पहले मेंस के प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, ऐसी थीम्स पिक कीजिए जो कि रिपीट होती हैं हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप उनको फोकस करके उनको पहले आप प्रिपेयर कीजिए। इसमें मैं एक बात जोड़ता हूँ, जो मेंस के प्रिपरेशन की बात है। अभी मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, वो एक स्टूडेंट की तरफ से आया हुआ था कि उनको डाउट था कि जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें गलती हो रही है, तो मैंने कहा था कि आप मुझे भेज दीजिएगा। तो फिर मैंने कॉपी चेक किया। क्वेश्चन ये था कि रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। अब उस पूरे में लिखा बहुत अच्छा था, बट एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ था, बहुत छोटे में लिखा हुआ था। रूल ऑफ लॉ अच्छे से समझाया, ठीक है, ब्रिटेन से शुरू करके पूरे बहुत तरीके से चीज़ों को लिखा गया। अब लिखने वाले ने एफर्ट तो किया, वहाँ उसको बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बनाने वाला रूल ऑफ लॉ जानता है, वो आपसे रूल ऑफ लॉ की डिमांड नहीं कर रहा, वो आर्टिकल 361 के जिक्र का डिमांड कर रहा है, या फिर पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उनकी डिमांड कर रहा है। वहाँ बताइए कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को इससे बाहर रखा गया है, उनको अगर कोई उन्मुक्ति दी गई है, ठीक है, तब उससे इस्टेब्लिश होगा कि भाई रूल ऑफ लॉ होते हुए भी हमारे देश में, या फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके कंडीशंस में वो एक्सक्लूडेड हैं। जब तक आप ये नहीं लिखिएगा तब तक आपके नंबर्स नहीं आएंगे। यहाँ मेंस के प्रिपरेशन में मेंटोर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये बताना कि आपसे गलती क्या हो रही है, या एक क्वेश्चन के अगर 3 पार्ट्स हैं तो ये समझ पैदा करना कि इसमें एम्फेसाइज कहाँ करना है, कितने % पोर्शन किसको देना है। तो वर्ड्स को उसी हिसाब से तोड़ना पड़ता है कि भाई इतने वर्ड्स इस पर जाएगा, इतने वर्ड्स इस पर जाएंगे, इतने वर्ड्स इस पर जाएंगे। मेन क्वेश्चन हो सकता है कुछ और है, आप भूमिका जो बनाया गया है क्वेश्चन में उसी पर अगर पूरा आंसर लिख देते हैं तो मेन बात आपने छोड़ दिया, तो वहाँ आप 2 नंबर मिलता है, 2.5 नंबर मिलता है, वहाँ डिमोटिवेशन होता है नो डाउट बच्चों में। लेकिन अगर आपने समझा दिया तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है और मुझे पता है कि कहाँ गलती हो रही है।
तो जब तक आपसे गलती हो रही है और आपको नहीं पता, मैंने उस वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था। अभी एक आईपीएस हैं, कोविड टाइम में मेरी बात हुई थी, तो मेरे एक मित्र हैं आईएएस, वो उनके मित्र थे, मेरे डायरेक्ट जान पहचान के नहीं थे। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि एक हेल्प चाहिए इस तरह की कि 5 बार पहुंचकर मेंस देकर नहीं हो पा रहा। फिर मैंने जब बातचीत की, देखिए एक छोटी सी चीज़ पकड़ में आ जाती है तो कितना बड़ा बदलाव ले आती है। ये इसका एग्जाम्पल है कि उनसे बातचीत किया मैंने दूसरे लिहाज से कि वो उस समय बहुत परेशान चल रहे थे और इस लेवल पर परेशान चल रहे थे कि कुछ खतरनाक भी हो सकता था। तो शुरुआती मोटिव तो मेरा ये था कि 1-1.5 घंटा सिर्फ बात करें, वो इधर उधर की बात, मतलब ये भरोसा जगाना कि भाई तुमको सुनने वाले तो हम हैं, टेंशन मत लो, जितना तुमको बात करना है करो। और वो शुरुआती सारी बात प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जब आदमी परेशान हो जाता है ना तो फिर उसको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, सोल्यूशन कहीं दिखता नहीं। ये बातचीत करके समझ में आया कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गलती कहाँ हो रही है यही नहीं पता चल रहा है। और 3-4 सेशन के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भूमिका बहुत लंबी हो रही है और बातें डिलिंक हो रही हैं। जो बात कहना चाहता है इंसान वो नहीं कह पा रहा है, फ़ोन रखते रखते में भी मेन बात छूट जा रही है। तो मैंने पूछा कि ऐसा आंसर लिखते समय कभी लगता है कि मैंने भर तो दिया जगह लेकिन असली बात छूट गई? तो बोला सर ये तो होता है, आपको कैसे पता? हमने तुम्हारी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये एक प्रॉब्लम है और अगर इसको क्रैक कर लिया जाए तो मेंस क्रैक हो जाएगा। अब संयोग कहिए या मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन उसी साल आईपीएस बन गए, अभी हैं राजस्थान में आईपीएस। तो बहुत छोटी सी चीज़ भी कई बार बताने पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। सर बहुत ही अच्छा किस्सा था, इससे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। रजत, एक सवाल आपसे, ये जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, आप भी यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे, तो अगर मुझे आपसे पूछना पड़े कि ये जो जितने फीचर्स हैं इसमें से कोई एक फ़ीचर यदि आपके पास होता तो हो सकता है कि जो आपकी लाइफ की जर्नी हो कुछ और रही होती, वो कौन सा फ़ीचर हो, किस फीचर पे आप कहोगे कि ये फ़ीचर मेरे टाइम पे होता तो बहुत हेल्प हो जाती मेरे लिए? मैं तो ये कहूँगा अगर जो ये फ़ीचर मेरे पास होता तो सही में मेरी जर्नी बहुत अलग होती, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस, मिसगाइडेंस, अजम्पशंस फेस किए, जिसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में मेरी जो जर्नी थी वो सही ट्रैक पे नहीं थी, बट वो रियलाइजेशन मुझे बहुत टाइम बाद हुआ। तो जो एक फ़ीचर मैं चाहूँगा मेरे पास होता वो एक होता मेंटोर। अगर जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में स्टार्टिंग से मेरे साथ कोई एक मेंटोर होता तो एज्यूम कि मेरी प्रिपरेशन जर्नी बहुत ये इन्हीं का दर्द नहीं है। जिस दिन से हम लोग जिस दिन प्रोग्राम करके वापस आए तो हम लोग इनफॉर्मल बैठे हुए थे, बहुत सारे फैकल्टीज भी थे उसमें। तो हमारे एक फैकल्टी ने कहा कि भाई आप लोग हमारे समय में क्यों नहीं थे? अगर होते तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता। तो ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मतलब आपने हालांकि मुझसे नहीं पूछा है लेकिन मैं भी कहूँ नहीं, आपके लिए भी एक अच्छा प्रश्न है, इससे हट के इससे आगे आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए कि अगर एक कोई फीचर की बात करें तो मेंटोरशिप जी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसके साथ है एक्सेसिबिलिटी। मेंटोर होना और उसका एक्सेसिबल होना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सही बात कि मेरे पास एक मेंटोर है पर मुझे अपने मेंटोर से बात करने के लिए 1 हफ्ते का वेट करना पड़ रहा है, मुझे पहले ईमेल करना पड़ रहा है कि मैं ईमेल करूंगा अपनी प्रॉब्लम को, तब मेंटोर मेरे से बात करेंगे। तो एक जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक बहुत मेन फैक्टर है। मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि जस्ट एक कॉल अवे है कि आपको एक चैलेंज आया, आपने अपना मोबाइल निकाला, मैसेज निकाला और जस्ट अपने मेंटोर से बात कर लिया और उसको तुरंत रिजॉल्व कर लिया। वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे जो हमारे डाउट्स होते हैं वो उस वेटिंग पीरियड में ही निकल जाते हैं और कभी कभी वे डाउट्स हमें एग्जामिनेशन हॉल में याद आते हैं कि ये तो मेरा रह गया था जो मुझे पूछना था किसी से। जो आपने परिचय वाली बात कही ना कि परिचय का क्या इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है परिचय का। सारथी वही बनेगा जो मित्र बन जाएगा। सर अभी मेरा वही उसी पे मैं आ रहा था। रजत ने कहा कि एक मेंटोर का जो फीचर है मेरी लाइफ की, मेरी जर्नी को अलग कर देता। अब मैं इसी पे आ रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास मेंटोर है जिसको अगर मैं ऐसे प्रस्तुत करूं आपको, एक होता है कि कोई आपसे टॉक कर रहा है, दूसरा होता है कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये कैसे स्थापित करेगा कि मेंटोर जस्ट ऐसी बात नहीं चल रही, भाई तुमने कुछ बोला हाय, उसने लिख दिया हाय। ये एक संवाद होगा जो उसका जीवन बदल देगा, एक संवाद होगा जो उसकी पूरी एग्जामिनेशन की जर्नी को बदल देगा, उसकी लाइफ को बदल देगा। ये चीज़ कैसे इंश्योर करेंगे? सारथी तो आ गया है, अब वो कृष्ण भगवान जैसे उपदेश भी देगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि वो बहुत
स्मार्टली डील करना जानता है। देखिए एक बात ये भी समझिए कि एक पक्ष स्टूडेंट्स हैं, दूसरा पक्ष खुद मेंटोर्स हैं, जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने पूरी जर्नी को देखा है, जिनको आज अच्छे से दिखता है कि उनसे क्या गलती हुई है, और आज एडमिट करते हैं वो कि मुझसे तो ये गलती हुई थी, दूसरे वाले ने दूसरी गलती की थी। अब उसको बहुत विजिबिलिटी है, क्लैरिटी है उसको, और वो इतना स्मार्ट है कि आपसे इनफॉर्मल बात करते हुए अपनी सारी योजना को आपके तक पहुंचा देगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, बात हाई से ही शुरू होगी, लेकिन आपको समझ, जैसे पीयर टू पीयर डिस्कशन का जो मामला है ना, अब जो हमने आईजीपी में भी किया था, अनिल स्वरूप सर ने पूरे एक एक ग्रुप बनाए थे, इन्होंने काफी मेहनत किया था उसमें। जी सर। उनको समझ नहीं आया कि उनकी तैयारी चल रही है, उनका डेफ पूरा कराया जा रहा है, ये तो उनको लास्ट में पता चला कि अच्छा डेफ तो हो चुका है कंप्लीट। उनसे बात डेफ के इर्द गिर्द हो रही है कि अच्छा रायपुर से हैं, तो रायपुर में तो वहाँ चलता है, कानपुर से हैं, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री का क्या अभी हाल है। अब ये बात ऐसी है जिसमें उसको बहुत रस आ रहा है, भाई उसके शहर की बात है, लेदर इंडस्ट्री का सब कुछ बता रहा है, जहां लूपहोल से यहाँ नोट हो रहा है कि क्या क्या इसको नहीं आता, हवा में क्या बातें कर रहा है, लेदर इंडस्ट्री को लेकर इसकी समझ और क्या होनी चाहिए। इन लोगों ने पर्सनलाइज्ड 350-400 एक आदमी पर क्वेश्चन बनाए। मैं इनकी टीम को बहुत मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत काबिल लोग। 401 आदमी पर क्वेश्चन बनाना ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जब फर्स्ट मीटिंग में हम लोग बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये भार रजत के कंधों पर बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन इनकी टीम ने किया उसको, और सिर्फ बखूबी किया। तो सोचिए कि कितना साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी प्रिपरेशन को किधर नेविगेट करना है ये मुझे पता है। आपको नहीं पता है कि ये नेविगेट हो रहा है, आपको लग रहा है बस बात हो रही है, और धीरे धीरे आप अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते समझ जाएंगे कि ये आदमी बहुत स्मार्ट था, इसने बिना तैयारी कराए हुए तैयारी करा दी। जैसे आज की दुनिया में एनिमेशन का वर्ल्ड देख लीजिए, एनिमेशन में तो पहले मूवीज आती थी, ठीक है, आजकल आपकी वीडियो हर हफ्ते आ जाती है। तो हमने किया क्या है, आपको मूवी देखने में ही रस आता है, तो हमने इंफॉर्मेशन को उस तरह से बदल दिया। आपको न्यूज़ बड़े चाव से देखते हैं, हमने इंफॉर्मेशन को न्यूज़ फॉर्मेट में भी डाल दिया। तो ये तरीके होते हैं कि मैंने प्लान किया है आपके लिए, और धीरे धीरे आपको ये भरोसा हो जाता है कि मैं जिस बारे में नहीं सोच रहा हूँ ये आदमी सोच रहा है। तो इस तरह से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं और उसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। सर जितना भी मैंने संवाद किया, जो भी हमने बात करी, एक चीज़ तो मतलब मेरे को पक्की है कि ये जो प्रोग्राम का डिज़ाइन किया हमने बहुत अच्छा किया हुआ है, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, इससे जो बच्चे इसमें आएंगे और जो फाइनली सिलेक्ट होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी संख्या जो है बहुतों में होगी। अंत में एक इनफॉर्मल एश्योरेंस मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मेरी जो बात होती है तो कई लोग आपके साथ जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे आईजीपी आप लोगों ने कराया, पैनल में भी आप रहे हो, तो जो इंटरव्यू वाले बच्चे आएंगे, एक इनफॉर्मल आपकी तरफ से यदि उनको कोई भी हेल्प चाहिए होगी इस प्रोग्राम के बाद, क्या ये आश्वासन मैं आज इस शो के माध्यम से उनको दे सकता हूँ कि अमृत उपाध्याय सर और रजत की टीम मौजूद रहेगी उनको देने के लिए? एकदम दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं है हमारे लिए, ये अब हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम एंजॉय करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप किसी भी काम को जब करते हैं और उसमें आप आवर्स नहीं देखते, वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपको उस काम में मज़ा आता है। तो मेरे अपने करियर पाथ पर जब भी मैंने काम किया है, मैंने घंटे कभी नहीं देखे हैं, तो और इनकी टीम का भी वही हाल है। तो आप बिल्कुल ये आश्वासन दे सकते हैं। हम लोग मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि हमारा ज़्यादा समय इन ऑफिस के बाद बच्चों से इंटरेक्शन में जाता है। फैकल्टी मीट, स्टूडेंट मीटअप, ये सब कुछ हम करते रहते हैं और खूब सारी बातचीत होती रहती है। बातचीत एकमात्र ज़रिया है जिसके ज़रिए आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। तो हम अपने सक्षमता के भीतर ज़रूर ये एश्योरेंस आप दे सकते हैं कि हम लोग हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। एक चीज़ और जो मैं जी ज़रूर सर, ज़रूर, कि ये लैंग्वेज न्यूट्रल है। मतलब ये है कि एक सवाल आएगा इसमें, क्योंकि डिस्कस नहीं हुआ कि ये हिंदी के लिए है कि इंग्लिश के लिए या बाइलिंगुअल के लिए, ये सारे के लिए। तो मतलब इंग्लिश वाले को प्योर इंग्लिश में दे रहे हैं, हाँ, हिंदी को प्योर हिंदी में, और बाइलिंगुअल जिसको एक पूरी टीम हमने एस्टेब्लिश कर ली उसके तो लिए। मतलब इस तरीके से तो हमने पूरे भारत देश को ही कवर कर लिया, जोड़ लिया। अब भाषा एक कोई इसमें अड़चन है ही नहीं इस चीज़ के लिए। भाषा अड़चन नहीं है, तो आप हिंदी से भी हैं,
इंग्लिश से भी हैं, इंग्लिश से भी हैं, जो भी आपका मीडियम है उन सारे मीडियम में हमारे पास धुरंधर मौजूद है रजत की टीम में। अमृत सर, आपको रजत, आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये जो प्रोग्राम आप लोग लेके आए हैं ये सक्सेस हो, इसके साथ बच्चों को खासतौर पे हेल्प मिले, हमारी उम्मीद तो वही है। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने संवाद किया, जो भी बात करी है, जो सारथी प्रोग्राम है उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। यदि आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न कुछ है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अमृत सर, रजत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।